तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में, द स्टडी चैनल। तो जैसा कि यूपी डीएलएड का जो 3rd सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। ये जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र नंबर 2, समावेशी शिक्षा। तो 2020 का ये हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर लाए हैं। 50 नंबर का ये क्वेश्चन है, 50 नंबर का पेपर है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस 2 घंटे के समय में आपको अपना पूरा पेपर हल करना है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्दी से ये डीएलएड पास करिए। तो चलिए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की? संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन देखिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 14 दिसंबर 1974, ऑप्शन 2 11 दिसंबर 1975, ऑप्शन 3 12 दिसंबर 1974, या ऑप्शन 4 9 दिसंबर 1975। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 16 दिसंबर 1975। संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा 16 दिसंबर 1975 को की थी। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। दृष्टिबाधित मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता। तो ऑप्शन देखिए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ब्रेल लिपि, ऑप्शन 2 हिंदी लिपि, ऑप्शन 3 अंग्रेजी लिपि, या ऑप्शन 4 संस्कृति लिपि। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पढ़ने और लिखने की एक विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन 1 ब्रेल लिपि। तो ध्यान से देखिएगा, ये 3rd सेमेस्टर का दूसरा पेपर है, समावेशी शिक्षा। यूपी डीएलएड बीटीसी का तीसरे सेमेस्टर का दूसरा पेपर। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विशेष आवश्यकता शिक्षा सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया? विशेष आवश्यकता शिक्षा सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 1994, ऑप्शन 2 1993, ऑप्शन 3 1995, ऑप्शन 4 1992। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1993। विशेष आवश्यकता शिक्षा सम्मेलन सलमानकता 1993 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हकलाने के कारण है। हकलाने के कारण है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं हकलाने के? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन 2 वातावरण, ऑप्शन 3 उक्त दोनों, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 उक्त दोनों। हकलाने के कारण जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन 1 1996, ऑप्शन 2 1987, ऑप्शन 3 1989, ऑप्शन 4
1988। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 1987। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है ऑप्शन 1 दृष्टिबाधित के लिए, ऑप्शन 2 श्रवण बाधित के लिए, ऑप्शन 3 मानसिक मंदता, या ऑप्शन 4 विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 दृष्टिबाधित। टेलर फ्रेम का उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए गणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन 1 है विद्यालय से, ऑप्शन 2 है रुचियों से, ऑप्शन 3 है परिवार से, या ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी से। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को विद्यालय, परिवार और रुचियों से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 8। परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 आत्मज्ञान, ऑप्शन 2 आत्मस्वीकृति, ऑप्शन 3 सामाजिक सामंजस्य, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2 आत्मस्वीकृति। परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को स्वीकार करने में मदद करना है, जिससे आत्मस्वीकृति कहते हैं। प्रश्न नंबर 9। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 स्कार्ट, ऑप्शन 2 NCERT, ऑप्शन 3 ICET, और ऑप्शन 4 NGO। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 SECRT, ऑप्शन 2 NCERT, ऑप्शन 3 ICET, और ऑप्शन 4 NGO। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 NGO। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। NGO का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की कुल संख्या क्या है? मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 14, ऑप्शन 4 15। तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 10। उत्तर प्रदेश के मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की कुल संख्या 10 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 है थार्नडाइक,
ऑप्शन 2 है पियलर, ऑप्शन 3 है टिश्नर और ऑप्शन 4 है अल्फ्रेड बिने। तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। उन्होंने 1900 के दशक की शुरुआत में पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। अगला प्रश्न नंबर 12। टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 है 140 से अधिक, ऑप्शन 2 है 120 से 140, ऑप्शन 3 है 110 से 120, ऑप्शन 4 है 90 से 110। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 90 से 110। टर्मन ने विलियम स्टर्न के सुझाव को अपनाते हुए बुद्धि लब्धि या आईक्यू का सूत्र दिया था। उनके अनुसार 90 से 109 की बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि वाला होता है। प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 1999, ऑप्शन 2 1988, ऑप्शन 3 1998 या ऑप्शन 4 2000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 1999। राष्ट्रीय न्यास नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 देहरादून, ऑप्शन 2 सिकंदराबाद, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटीज। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 15 अक्टूबर, ऑप्शन 2 5 अक्टूबर, ऑप्शन 3 4 अक्टूबर या ऑप्शन 4 8 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 15 अक्टूबर। व्हाइट केन डे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसी के साथ आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार है। श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार हैं। तो श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए श्रवण क्षीणता के 3 प्रमुख प्रकार हैं। एक है संवहनी श्रवण क्षीणता। ये तब होती है जब बाहरी या मध्य कान में ध्वनि तरंगों का संचरण बाधित होता है। दूसरा है संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि। यह आंतरिक कान कोक्लिया या श्रवण तंत्रिका के क्षति के कारण होती है। और तीसरा है मिश्रित श्रवण हानि। ये संवहनी और संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि दोनों का संयोजन है।
प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 है, विशिष्ट अधिगम निष्पक्षता के प्रकारों का नाम लिखिए। तो आंसर देखिए इसका कि ये कुछ इस प्रकार है। एक है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकार, डिसग्राफिया, लिखने संबंधी विकार, डिसकैल्कुलिया, गणितीय कौशल, डिसप्रैक्सिया, लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार, और लास्ट है डिस्फेजिया, वाक क्षमता संबंधी विकार। इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। पिछड़े बालकों की एक विशेषता। तो आंसर देखिए, पिछड़े बालकों की एक विशेषता ये है कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी आयु के अन्य सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है, जो नॉर्मल बालक हैं, उनकी तुलना में कम होती है। प्रश्न नंबर 19, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो आंसर इसका क्या है? समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य बालकों से भिन्न होता है और जो अक्सर अनुशासनहीनता, झूठ बोलना, चोरी करना या आक्रामक व्यवहार जैसी समस्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक। जो अनुशासनहीनता, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, आक्रामक व्यवहार करते हैं, तो उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखिए, 20 को स्किप कर रहे हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार करते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार करते हैं? तो पहचान किस तरीके से की जा सकती है उसको देखिए। जैसे उच्च बुद्धिलब्धि वाले बालक, उनका IQ 140 या उससे अधिक होता है। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन, वे अपनी कक्षा में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। रचनात्मकता और मौलिकता, वे नए और अनूठे विचार प्रस्तुत करते हैं। और आखिरी है सीखने की तीव्र गति, वे चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 22, बाल अपराध रोकने के 2 उपाय लिखिए। बाल अपराध रोकने के 2 उपाय कौन से हैं? तो पहला तो है पारिवारिक वातावरण में सुधार। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहता है तो फिर बाल अपराध तो आसानी से रोका जा सकता है। तो पारिवारिक वातावरण में सुधार, बच्चों को प्यार, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन प्रदान करने वाला स्वस्थ पारिवारिक वातावरण देना। दूसरा, शिक्षा और जागरूकता, बच्चों को नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्वेषण विधि की खोज किसने की? अन्वेषण विधि की खोज किसने की? तो इसका आंसर है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की। अन्वेषण विधि की खोज H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। प्रश्न नंबर 24, कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रोस्थेटिक्स। कृत्रिम अंगों का निर्माण प्रोस्थेटिक्स कहलाता है। प्रश्न नंबर 25, शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति क्षमता अक्षमता का नाम लिखिए। शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता को हेमीप्लेजिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, समायोजन एवं परिष्करण में क्या अंतर है? समायोजन और परिष्करण में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, पहला तो समायोजन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को बदलता है ताकि वो अपने पर्यावरण की मांगों के अनुकूल हो सके। दूसरा है परिष्करण। ये किसी कौशल, विचार या वस्तु को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है जिससे वह अधिक प्रभावी या परिपूर्ण हो सके। प्रश्न नंबर 27 देखिए। प्रश्न नंबर 27 है, शरीर के अंगों में असमन्वित गति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शरीर के अंगों में असमन्वित गति को अटैक्सिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया क्या है? सहायक उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? आंसर देखिए, सहायक उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया में उपयोगकर्ता की ज़रूरतों का आकलन करना, डिज़ाइन तैयार करना, सामग्री का चयन करना, निर्माण करना, फिर अंतिम उत्पाद का परीक्षण करना शामिल है। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर, जिससे आप लोगों को ये समझ आ सके कि किस तरह का पेपर आएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बस आज के लिए हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद।